अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और अपने पसंदीदा नावल की अगली किस्त का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। आपके इस इंतज़ार को ख़त्म करने के लिए मैं लेकर आई हूँ मैं तेरी जोगन की अगली किस्त। मगर इससे पहले कि किस्त का आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं किस्त की जानिब। अस कलम फरवा खालिद, आखिरी किस्त पार्ट 1। वो शख्स उसके करीब आने पर खुद को बहकने से नहीं रोक पाता था। उसकी नस नस में नशा बनकर उतर चुकी थी। इस वक्त भी उसके एक एक नक्श को चूमता वो उसे बेहाल कर गया था। अनावे की सांसें फूल चुकी थीं, जबकि चेहरा खतरनाक हद तक लाल हो चुका था। उसके दिल की धड़कनें उसका साथ छोड़ चुकी थीं। क्या आप मुझे कभी छोड़ेंगी तो नहीं? उसके सीने में चेहरा छुपाती अनावे को अचानक रात वाली फ़ोन कॉल का ख्याल आया था। उसे एक लम्हे को लगा था कि शावीर उससे इस लड़की के बारे में पूछ ले, जो उसके शोहर के बारे में इतना इस्तेहकाक से बात कर रही थी, मगर फिर कुछ सोचती खामोश हो गई थी। मरकर भी नहीं छोड़ सकता तुम्हें, शावीर उसे अपनी सीने में भेजता उसकी धड़कनें महसूस करते बोला था। अगर छोड़ दिया तो? अनावे का दिल अभी भी सुकून में नहीं आ पाया था। तो वो दिन शावीर सुल्तान का इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। शावीर के लहजे में मौजूद सच्चाई और जज्बात की आंच महसूस करते अनाविया के दिलो दिमाग में इत्मीनान सरायत कर गया था। वो भी उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार कायम करती अपने आप को पूरी तरह उसके सुपुर्द कर गई थी। खुद को इतनी अजियत देना छोड़ दो, बहुत जल्द मैं सब ठीक कर दूंगा, और इसके बाद तुम्हें भी। 2 दिन है तुम्हारी पास, अपनी मर्जी और आज़ादी से गुजार लो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें ऐसा कोई मौका नहीं मिलने वाला। तुम पूरी तरह से मेरी मोहब्बत की कैद में आ जाओगी। मुस्तफ़ा हुरम की आंखों की उदासी में खुशियाँ भरे रंग भरता उसकी अजियत कम कर गया था। मुस्तफ़ा की बात पर हुरम ने बेयकीनी भरे अंदाज में उसकी जानिब देखा था। वो क्या करने वाला था? क्या वो वाकई सब कुछ ठीक करने का इरादा रखता था? मगर कैसे, जब वो कसूरवार ही खुद था? हुरम के दिमाग की डोरें फिर से उलझ चुकी थी। तुम क्या करने वाले हो? हुरम ने खौफज़दा निगाहों से उसकी जानिब देखा था। बहुत जल्द तुम्हारे होश ठिकाने लगाने वाला हूँ, मेरे इंतज़ार करना। मुस्तफ़ा झुक कर बारी बारी उसकी दोनों आंखों पर अपने लब रखता। उसके वजूद में सनसनी सी दौड़ा गया था। हुरम की रंगत बिल्कुल सुर्ख पड़ गई थी। मुस्तफ़ा पीरज़ादा की आंखों का खुमार उसके दिल की धड़कनों को तेज़ कर गया था। वो अब तक उस शख्स को जितना तड़पा चुकी थी, अगर वो हिसाब लेने पर आता तो उसकी खैर नहीं होने वाली थी। क्या मतलब? हुरम के होंठ कब पाए थे? मुस्तफ़ा ने एक गहरी निगाह उसके ज़ख्मी होंठों पर डाली थी। सारे मतलब समझा दूंगा, बस एक बार मेरी दस्तरत में आ जाओ। मुस्तफ़ा उसके गुलाबी होंठों पर उंगली फेरता, उसकी नहायत करीब झुककर उसके वजूद की महक अपनी सांसों में उतारते वहाँ से पलट गया था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि अगर वो वहाँ ज़्यादा देर रुकता तो उसने बहक जाना था, और इस वक्त वैसी कोई भी बेखुदी अफोर्ड नहीं कर सकता था। आज उन दोनों की मेहंदी का फंक्शन था। हर तरफ रौनक उरूज पर थी, सबके चेहरे खुशी से जगमगा रहे थे, जबकि हुरम का दिल आने वाले वक्त पर सोचते होल रहा था। हुरम मेहंदी की दुल्हन बनी बिना मेकअप के फूलों का जेवर पहने बेपनाह हसीन लग रही थी। ऑरेंज और ग्रीन कलर के नहायत ही खूबसूरत शरारे में मोतियों के फूलों से सजी संवरी वो हर एक की निगाहें अपनी जानिब मबजूल किए हुए थी। उसका सोगवार हुस्न वहाँ रस्म के लिए दाखिल होते मुस्तफ़ा पीरज़ादा के दिल पर क़यामत ढा रहा था। उसकी सूजी गुलाबी आंखें उसके मुसलसल रोने की गवाह थीं। मुस्तफ़ा का दिल उस नाजुक सी लड़की की तकलीफ़ का अंदाज़ा करता असलियत से भर गया था। उसका दिल चाहा था इतने लोगों के बीच घिरी बैठी उस नाजुक दुशेज़ा को अपनी सीने में कैद करके पूरी दुनिया से छुपा ले। वो उसे इतनी मोहब्बत दे कि वो अपनी ज़िंदगी का हर गम भूल जाए। मुस्तफ़ा ये बात सिर्फ सोच ही नहीं रहा था, बल्कि अपने दिल में इस बात का पुख्ता इरादा भी कर गया था। उन दोनों को मेहंदी लगाई जा रही थी। हुरम बिल्कुल मुस्तफ़ा के साथ बैठी थी। हुरम को सख्त बुखार था, जो मुस्तफ़ा बिना उसे छुए ही महसूस कर चुका था। तुम्हें बुखार है? मुस्तफ़ा ने गर्दन मोड़कर उसकी जानिब देखा था, जो अपना सर झुकाए बैठी थी। तुम्हें क्या मसला है? हुरम ने नरूठी लहजे में जवाब दिया था। मुझे मसला है, क्योंकि ये बुखार सबसे ज़्यादा मसला मेरे लिए बनाने वाला है।
مصطفیٰ نے بنا ارد گرد موجود لوگوں کا خیال کیے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں تمہاری دلہن نہیں بننے والی، اس لیے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ بسمہ سامنے کھڑی ہے، اس سے اس کا حال پوچھ لو۔ خرم نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کرتے تب کر کہا تھا، تم لڑنے کے موڈ میں ہو؟ مصطفیٰ نے اس سے پوچھا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم سے لڑنے کا۔ خرم کی آنکھوں میں آنسو آن ٹھہرے تھے، مگر مجھے تو بہت شوق ہے تم سے پیار کرنے کا۔ اپنے اس سہانے روپ کو چینج مت کرنا، میں اسے خراج تحسین پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ مصطفیٰ اس کے ہاتھ پہ اپنے ہونٹ رکھتا وہاں سے اٹھ گیا تھا، جبکہ خرم سب کی شوق نگاہیں خود پر محسوس کرتی جھیم کر رہ گئی تھی۔ مہندی کی رسم کی جا چکی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے اسی بیوٹیشن نے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگائی تھی جو کافی حد تک خشک ہو چکی تھی۔ خرم روم میں جانے کے بجائے باہر کوریڈور کے سامنے بنے ٹیرس پر کھڑی کرسی پر ہی ٹک گئی تھی۔ اس نے اپنی مہندی سے سجی دونوں ہتھیلیاں اپنے آنکھوں کے سامنے کر رکھی تھیں، جن پر سجا مصطفیٰ پیرزادہ کا نام اس کے دل کی دھڑکنوں میں ہلچل برپا کر رہا تھا۔ خرم کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر گریبان میں جذب ہوئے تھے۔ اس کی تکلیف ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ آنکھیں موندے چیئر کی پشت سٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے پانچے فولڈ کر کے اوپر چڑھا رکھے تھے اور مہندی سے سجے اپنے گداز پیروں کو سامنے موجود ٹیبل پر رکھے وہ گہری سوچ میں ڈوبی ارد گرد کے ماحول سے بالکل بے خبر تھی۔ خرم بیٹا، آپ اتنی ٹھنڈ میں یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ خرم مزید نہ جانے کتنی دیر وہاں ایسے ہی خود میں کھوئی رہتی، جب جویریہ بیگم کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ میرا بند کمرے میں دم گھٹ رہا ہے، اس لیے یہاں آ گئی۔ خرم جویریہ بیگم سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، نہ جانے کیوں اسے کہیں نہ کہیں وہ بھی اپنی قصوروار لگتی تھی۔ مہندی کی دلہن کو ایسے اکیلے نہیں رہنا چاہیے، آؤ میں تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑ دوں۔ جویریہ بیگم محبت سے لبریز لہجے میں بولتی اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ خرم کو ان کا یہ محبت بھرا انداز بہت عجیب لگا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی انہوں نے ایک بار بھی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس گزرے عرصے میں ایک بار بھی انہوں نے کال کر کے اس کی حالت دریافت کی تھی۔ پھر آج اچانک اتنا پیار کہاں سے امڑ آیا تھا؟ خرم کو ان کا انداز بہت ہی عجیب لگا تھا، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ ہونٹوں پر دھیمی مسکراہٹ سجائے ان کا ہاتھ تھامتی انہیں کچھ دیر وہیں بیٹھنے کا بول گئی تھی۔ ابھی اس کی مہندی گیلی تھی، خرم کے اٹھ کر چلنے پر خراب ہو سکتی تھی۔ اس کی بات پر جویریہ بیگم مسکراتی ہوئے اس کے قریب جا بیٹھی تھی۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ جویریہ بیگم نے اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے تمہید باندھی تھی۔ جی پوچھیں۔ خرم کے اندر کچھ کھٹکا تھا، وہ پوری طرح سے ان کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ تم جب اس شادی سے خوش ہی نہیں ہو تو زبردستی اس میں کیوں بندھ رہی ہو؟ ایسی کیا بات ہے جو تمہیں مجبور کر رہی ہے؟ تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ میں بہت اچھے سے نوٹ کر رہی ہوں کہ یہاں سب کو تم سے زیادہ مصطفیٰ کی خوشی عزیز ہے۔ سب کو یہی چاہیے کہ مصطفیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو جائے۔ باقی تم کیا چاہتی ہو اس بات سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ جویریہ بیگم اس کا ہاتھ تھامے بہت محبت سے بول رہی تھیں۔ خرم کو گزرے سالوں کی یاد آئی تھی۔ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ایسے ہی باتیں شیئر کرتی تھی، مگر جواب میں انہوں نے جن مشوروں سے نوازا تھا وہ اس کی زندگی کی بربادی بن چکے تھے۔ خرم کا دماغ آہستہ آہستہ کھولنے لگا تھا۔ جہاں سب گھر والے اس کی شادی پر دل سے خوش تھے، وہیں وہ اسے کیوں اس شادی کے خلاف کر رہی تھیں۔ میں شادی سے انکار نہیں کر سکتی پپو۔ مصطفیٰ مجھے ایسا کبھی نہیں کرنے دے گا۔ نکاح تو ہمارا ہو ہی چکا ہے، وہ یہ رشتے زبردستی بھی کروا سکتا ہے۔ خرم نے بھی جان بوجھ کر اپنی جانب سے داؤ کھیلا تھا۔ وہ اپنی شک کی تصدیق کرنا چاہتی تھی۔ تو تم کون سا اتنی کمزور ہو کہ اس کی زبردستی میں آ جاؤ گی؟ بھائی صاحب اپنی بیماری کا بہانہ بنا کر تم دونوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ جب تم دونوں ایک ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے تو تم لوگوں کو یوں ایک ساتھ کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات کرنی غلط ہے۔ ان کی رہی بات پر خرم نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ خرم ان کے الفاظ کو دہراتی زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی آنکھوں میں آئی اذیت کو چھپاتی دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئی تھی۔ تم پولیس کو بلوا سکتی ہو، تمہارے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے۔ اس حویلی کو چھوڑ کر جا سکتی ہو، تم کچھ بھی کر سکتی ہو۔ پھر کیوں یہاں رہ کر
इन लोगों के फैसलों की भेंट चढ़कर तुम ये सब सह रही हो। जवेरिया बेगम अपनी जानिब से सर तोड़ कोशिशें करते जो मैं मुंह में आ रहा था वो बोले जा रही थी, जबकि हुरम शौक की कैफियत में उन्हें देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो सच में उसे अपने सगे भतीजे और भाई के लिए ये अल्फाज अदा कर रही थी। उनके हर अंदाज में नफरत महसूस शामिल थी, जिसे आज वो छुपा पाने में भी नाकाम हो रही थी। हुरम को वो वक्त याद आया था जब जवेरिया बेगम ने ये सारा जहर उसके दिल में उंडेल कर उसे वो सब करवाया था, मगर अब वो बहुत बड़ी गलती पर थी। वो शायद अब भी यही समझ रही थी कि ये वही पहले वाली हुरम है जो आराम से उनकी बातों में आकर दोबारा वही करेगी जो उसने पहले किया था। मगर मुस्तफ़ा ने बाहर इतने सारे गार्ड्स खड़े कर रखे हैं, मैं इनके बीच इस हवेली से जा कैसे सकती हूँ। हुरम ने जानबूझकर ये बात कही थी। वो अपनी आखिरी कन्फ्यूजन भी दूर कर देना चाहती थी। उसे अब आहिस्ता आहिस्ता सारी बात समझ में आ रही थी कि सालों पहले जो कुछ भी हुआ था उस पूरे ड्रामे को तरतीब देने वाली तो जवेरिया बेगम ही थी। वो और मुस्तफ़ा तो सिर्फ मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किए गए थे, मगर हुरम को इस बात की अब अभी भी समझ नहीं आ रही थी कि उसके पेरेंट्स को मारने वाली भी वही थी। तो इतने वक्त से वो जो इल्ज़ाम मुस्तफ़ा पर डालती आ रही थी उसका कसूरवार कोई और था, मगर वो अपने सगे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। खुर्रम यकीन करने को तैयार नहीं थी, भला वो इतना बड़ा कदम उठाने की ताकत भी कैसे रखती थी। जब जवेरिया बेगम के अगले जवाब ने उसकी ये गलतफहमी भी दूर कर दी थी। तुम यहाँ से भागने की तो फिक्र मत करो, मुझे इस हवेली के खुफिया रास्ते भी पता है, और इन गार्ड्स में मेरे कुछ अपने लोग भी शामिल हैं जो तुम्हें बआसानी यहाँ से निकाल देंगे। तुम बस फैसला करके बता देना कि तुम क्या करना चाहती हो। खुद को ज़बरदस्ती के रिश्ते में मत फंसाओ, जिसके बाद पूरी ज़िंदगी अपने माँ बाप के कातिल के साथ गुजारनी पड़े। जवेरिया बेगम उसका सर थपथपाती वहाँ से उठ गई थी और उनको सोच में पड़ता देख वो बेपनाह खुश थी। वो यही समझ रही थी कि उनका तीर एकदम निशाने पर जाकर लगा है, मगर वो ये नहीं जानती थी कि अब उनके साथ वो बेवकूफ़ से उनकी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन करने वाली हुरम नहीं थी, जो इस बार उनकी चाल में फंस जाती। हुरम की आंखें आंसू से भर गई थीं। उसे शिद्दत से एहसास हुआ था कि वो मुस्तफ़ा को अब तक कितना गलत समझती आई थी, और असल कसूरवार तो कोई और निकला था। मुस्तफ़ा ने बार बार उसके सामने अपनी बेगुनाही का एतराफ़ किया था। उस जैसा अनापरस्त शख्स ने बार बार खुद को उसके आगे झुकाया था, मगर वो फिर भी उसे इतनी अजियत देती आई थी। उसको बार बार जलील किया था, उसको इतने साल जेल में सज़ा दिलवाई थी। खुर्रम को आहिस्ता आहिस्ता अपना एक एक जुल्म याद आ रहा था। वो गलत था, उसकी अजियत में कई गुना इजाफा हो चुका था। खुर्रम रोते हुए वहाँ से उठी थी। उसके पास अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं था कि जवेरिया बेगम ही असल गुनाहगार हैं, मगर अब उसका दिल मुस्तफ़ा को बेगुनाह मान चुका था और यकीन कर चुकी थी कि इसका मुस्तफ़ा गलत नहीं है। उसके दिल ने इस बात की गवाही दे दी थी। खुर्रम वहाँ से उठती मुस्तफ़ा के रूम की जानिब बढ़ गई थी। उसके हाथ और पैरों की मेहंदी खुश्क हो चुकी थी। धीरे से मुस्तफ़ा के रूम का दरवाज़ा खोलते वो अंदर दाखिल होती लॉक कर गई थी। बाहर बहुत ज़्यादा मेहमान मौजूद थे। वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी उसके यहाँ आने का पता चले। मीना के ससुराल वाले आ चुके थे। कुछ ही देर में उसकी मंगनी की रस्म की जानी थी, मगर फहमान अभी तक वहाँ नहीं आया था और महमल की निगाहें इंटरेस्ट पर टिकी हुई थीं। उसे हैरत हो रही थी कि वैसे तो उसके घर वाले और ख़ास तौर पर उसके बाबा और मीना हर वक्त फहमान के ही गुण गाते रहते थे, और आज उसके इतने अहम फंक्शन में मौजूद ना होने पर उन दोनों को ही परवाह नहीं थी। उनमें से किसी ने भी एक बार भी उससे फहमान के आने का नहीं पूछा था। महमल का दिल होल रहा था। लाजमा ने कब से उसे बताया था कि फहमान और वो लड़की घर आ चुके हैं। अभी तक वो दोनों एक साथ क्या कर रहे होंगे, ये सोच कर ही महमल की बेकरारी बढ़ रही थी। महमल ने उस वक्त रेड कलर की मैक्सी पहन रखी थी, जो फुल कामदार काफ़ी हैवी मैक्सी थी। ये मीना ने ही उसे दी थी और काफ़ी ज़िद करके पहनाई भी थी। महमल अपने गोल्डन ब्राउन बालों को जूड़े में मुकीद किए, डायमंड का नेकलेस और टॉप्स पहने, मेहरून रंग की अपनी फेवरेट लिपस्टिक होंठों पर सजाए,
आंखों में मस्कारा और गालों पर ब्लश आने लगाए। वो अपने हुस्न को मज़ीद दुआशा बना रही थी, मगर उसकी आंखों से छलकती उदासी देखने वालों को अपनी जानिब मुतवज्जो कर रही थी। मुसलसल रोने की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसको सगवारियत भरा अंदाज मज़ीद हज़ब ढा रहा था। उसकी स्लीव्स नेट की थीं, जिनमें से झलकते अपने दोदिया बाजू को छुपाने के लिए उसने अपने दुपट्टे को दोनों बाजुओं पर डाल रखा था। उसकी सादगी पर भी मर मिट जाने वाला फहमान कबीर खान अगर इस वक्त उसे देख लेता तो अपने दिल पर काबू नहीं रख पाता। मिन्हा, अब मंगनी की रस्म शुरू कर देनी चाहिए। सब लोग वेट कर रहे हैं। महमद स्टेज पर बैठी मिना के पास आते बोली थी, जिसका अभी अंगूठी पहनाने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। न जाने उसको किसका इंतज़ार था। आप ही बस थोड़ी देर प्लीज़, मीना ने उसके तेवर देख मुल्तजी लहजे में कहा था। महमल का मूड इस वक्त सख्त खौफ था। वो सब मेहमानों के सामने होंठों पर कैसे मुरवत भरी मुस्कुराहट सजाए फिर रही थी, ये वही जानती थी। तुम जिसके इंतज़ार में इतने सारे लोगों को वेट करवा रही हो, वो नहीं आने वाला। बहुत मगरूर इंसान है वो। ऐसे छोटे मोटे फंक्शंस में आना अपनी शान के खिलाफ समझता होगा। महमल ने उस पर तंज करते कहा था। जब उसी लम्हे इंटरेस्ट पर निगाहें गाड़े बैठी, मीना चहक उठी थी। ऐसा नहीं है आप ही, वो देखें, फहमान भाई आ गए हैं। मीना ने इंटरेस्ट की जानिब इशारा करते कहा था। महमल ने धड़कते दिल के साथ निगाहें उठाकर उस जानिब देखा था। ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में बालों को जेल की मदद से सेट किए वो अपनी सहर अंगेज शख्सियत के साथ वहाँ दाखिल होता। वहाँ मौजूद हर शख्स को अपनी जानिब मुतवज्जो कर गया था। वो अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी के साथ चंद सेकंड्स के अंदर ही पूरी महफिल पर छा गया था। महमल स्टेज पर मिना के करीब खड़ी थी। वो इतने सारे लोगों के सामने महमल के दिलकशी भरे सरापे पर निगाहें गाड़े उन्हीं की तरफ ही आ रहा था। वहाँ मौजूद तमाम लोग बारी बारी उससे मिलने आ रहे थे, जिसकी वजह से उसे उन तक पहुँचने में वक्त लग रहा था। महमल स्टेज पर खड़ी सबकी निगाहें उसी पर थीं, इसलिए वो इस वक्त वहाँ से हट नहीं सकती थी। मगर वो खुद ही ये कारनामा से अंजाम देकर नाराज़गी में भी इस वक्त खुद की दिखा रही थी। अंदर से वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी फहमान को यहाँ देखकर। तो क्या वो अपनी पहली बीवी को छोड़ आया था? लेकिन उसे ये बात भी हजम नहीं हो रही थी कि इतनी देर उन्होंने एक साथ क्या किया था। फहमान बाआवाज़ बुलंद सलाम करता स्टेज पर आया था। हावर कुरैशी और मिना का होने वाला फ्यांसी आगे बढ़कर फहमान से बहलगीर हुआ था। मिना भी खुशी से चहकती अपनी जगह से उठकर उससे मिली थी। मैं लेट तो नहीं हो गया? फहमान ने सर झुकाए खड़ी महमल के हसीन रूप को दिल में उतारते मिना से पूछा था। उसके लिए बैठने के लिए ख़ास तौर पर जगह रखी गई थी, मगर उसने वहाँ बैठने के बजाय महमल के साथ खड़े होने को तरजीह दी थी। जब अपने बेहद करीब आकर खड़े होने पर महमल उससे चंद कदमों के फासले पर हुई थी। फहमान की मसरूर कुन खुशबू उसके असाब को जकड़ रही थी। उसके दूर होने पर फहमान ने हाथ बढ़ाकर उसकी कमर में हमायल करते उसे अपने से करीब खींच लिया था। उसके सबके सामने की जाने वाली इस हरकत पर महमद उसी लम्हे घूर कर उसकी जानिब देखा था। सब लोग दुल्हन दुल्हन से ज़्यादा उन दोनों की जानिब मुतवज्जो थे। आप जब जब मुझसे दूर जाने की कोशिश करेंगी, मैं दुनिया की परवाह किए बगैर ऐसे ही आपको करीब करूँगा। फहमान ने उसकी नाजुक कमर को अभी तक थाम रखा था, जहाँ जहाँ महसूस होता उसके हाथ का लम्स महमल का दिल धड़का रहा था। वैसे थैंक्स। फहमान म्यूज़िक लगा होने की वजह से उसके कान में सरगोशी करते बोला था, जिस चक्कर में उसके मज़ीद करीब आ गया था। वहाँ बहुत से लोग यही समझते थे कि फहमान कबीर खान ने सिर्फ हावर की मदद करने के लिए उसकी बेटी से निकाह किया है, और फहमान की कुछ देर पहले खैर मौजूदगी पर भी यहाँ ऐसी ही चहमगोइयाँ हो रही थीं। फहमान को यहाँ यूँ सब के सामने ये सब करने की आदत नहीं थी। ये लड़की उसकी मलकियत थी, वो कभी भी उसे खुद से करीब कर सकता था। मगर इस वक्त वो तमाम लोगों पर वाज़ह कर देना चाहता था कि ये लड़की उसके दिल की अवलीन तरजीह थी। और उसके थैंक्स कहने पर महमल ने बिना कुछ बोले सवालिया निगाहों से उसे देखा था। इतनी रोमांटिक डेट अरेंज करने के लिए आज तक मैं ऐसी डेट्स पर कभी नहीं गया। रहमान की बात पर महमल का दिल डूब कर उभरा था। आंखों में एक बार फिर से नमी उतर आई थी। तो वहीं रहते ना, अब भी आने की क्या ज़रूरत थी?
महमल ने अपनी आंखों के कोने को दबाते आंसू को रोका था। मजबूरी थी, आना पड़ा। मीना ने बार बार मैसेज किए हैं कि मेरी वजह से उसकी आपी शाम से रोई जा रही हैं, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। फरमान ने उसकी लाल पड़ी रंगत देख उसे मजीद छेड़ा था, जिस पर महमल का गुस्सा मजीद बढ़ गया था। आप हमेशा मेरे करीब किसी न किसी के मजबूर करने पर ही आते हैं मिस्टर फरमान, इसलिए आपको आप ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। जहें वहीं जहाँ आप खुशी से जाते हैं, मैं रह लूँगी अकेली। महमल गुस्से से बोलती, आखिर मैं अपना लहजा नम होने से नहीं रोक पाई थी। वैसे ही लोग मुझे मगरूर, घमंडी और न जाने क्या क्या कहते हैं। आप इस तरह सबके सामने रोएंगी तो दुनिया वालों के सामने मैं जालिम भी कहलाने लग जाऊंगा। अपने शोहर का इमेज क्यों खराब करना चाहती हैं? फरमान उसके ज़िद को अच्छा खासा आजमा रहा था। आप घमंडी, मगरूर होने के साथ साथ जालिम भी हैं। मैं पूरी पूरी दुनिया को खुद बताऊंगी। महमूद उसकी गिरफ्त से अपनी कमर को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर फरमान इस मूड में नहीं था। ऊपर से ऊपर ज़बान से जबकि नीचे हाथों की जंग जारी थी, मगर बज़ाहिर दोनों ही नॉर्मल से होकर खड़े थे। देखने वाला नहीं कह सकता था कि वो दोनों लड़ रहे हैं। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? फरमान उसे अच्छा खासा तमाने के बाद अब पूछ रहा था। मैं गुस्से में नहीं हूँ। महमल ने अपने आंसू को अंदर धकेलते नफ़े में सर हिलाया था। मीना की मंगनी की रस्म अदा होते ही महमल स्टेज से उतर गई थी। फरमान खावर कुरैशी के साथ बातों में मसरूफ़ था जब उसकी निगाहों ने महमल को ढूंढा था, मगर वो वहाँ होती तो नज़र आती। वो गहरा सांस भरता अपनी जगह से उठा था। आपके आपी कहाँ हैं? फरमान ने जोया से पूछा था। आपी तो ऊपर रूम में गई हैं किसी काम से। जोया के बताने पर फरमान घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया था। ये सारा फंक्शन घर के पिछले लॉन में अरेंज किया गया था। फरमान बिना आवाज़ पैदा किए महमल के रूम में दाखिल हुआ था, जहाँ वो उसे सामने ही बेड पर ऊंधे मुंह गिरी रोते नजर आई थी। फरमान दरवाज़ा बंद करता उसके करीब आया था। बेड पर उसका नाजुक वजूद इस वक्त धीरे धीरे लरज़ रहा था। वो बहुत शिद्दत से रो रही थी। खुद अपने शोर को किसी और के आगे पेश करके इतना रोना क्यों आ रहा है आपको? फरमान उसके करीब बेड पर बैठता, उसके दोनों अतराफ अपनी हथेलियां जमाते वो उस पर झुका था, जबकि अपने नाहिद करीब से महसूस होती। उसकी आवाज़ पर महमल अपनी जगह साकित हुई थी। उसकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया था। बोले महमल कुरैशी, चला जाऊँ उस लड़की के पास, रह लेंगी मेरे बगैर? उसके कान पर अपनी गम सांसें छोड़ता, उस सरगोशी भरे सर्द लहजे में बोलता। महमल की कमर में बाजू हमाल करता उसे सीधा कर चुका था। उसने रो रो कर अपना चेहरा लाल कर रखा था। आंखें बिल्कुल सूज चुकी थीं और होंठ अलग जख्मी कर रखे थे। उसके किसी और औरत के साथ होने के तसव्वुर से ही उसने कुछ घंटों के अंदर अपनी क्या हालत बना ली थी। नहीं, महमल के होंठों से बेख्तियार ये अल्फाज फिसला था। वो आज उससे दूर नहीं हुई थी, यूं ही उसके साथ लगी हुई थी। महमल बेड पर चत लेटी हुई थी जब फहमान उसके बेहद करीब सर के नीचे बाजू टिकाए उसके ऊपर झुका हुआ था। आइंदा ऐसी हरकत करेंगी? फरमान ने उससे अगला सवाल किया था। कभी नहीं। हुरम महमल नफ़ी में सर हिलाया था। वो उसके सामने इस्लाम में बिल्कुल फर्माबरदार बीवी बनी हुई थी। मुझे खुद से दूर जाने देंगी? फरमान ने उसके ज़ख्मी होंठों को सहलाते पूछा था। नहीं। महमल उसके लमस पर अपनी तेज़ होती सांसों के साथ नफ़े में सर हिला गई थी। वो उससे पूछेंगी नहीं कि मेरी डेट कैसी रही? फरमान उसे बताना चाहता था। नहीं। महमल की आंखों से आंसू बह निकले थे। वो नफ़ी में सर हिलाती नम आंखों से उसे देख रही थी। जब अम्मा ने झुक कर उसके गाल पर अपनी शिद्दत भरे होंठ रखते उसकी धड़कनें मुंतशिर कर दी थी। महमल ने अब भी कोई एहतजाज नहीं किया था, ना ही उसे ज़रा सी भी दूर हुई थी। मेरी हर बात मानेंगी? रहमान ने उसके गाल को सहलाते पूछा था। उसकी शिद्दत भरे लम्स पर लाल हो चुका था। मानूंगी। महमल बस कुछ भी करके उसे हमेशा के लिए अपना बनाकर रखना चाहती थी। गुजरे चंद घंटे उस पर बहुत भारी थे। वो दोबारा वो सब नहीं होने देना चाहती थी। इस बार तो खुद ही तकलीफ देकर सह गई थी, मगर अगली बार शायद बर्दाश्त ना कर पाती। इन होंठों को छूने का हक सिर्फ मेरा है। दोबारा ये मुझे इस तरह ज़ख्मी होते नजर ना आए, वरना अच्छा नहीं होगा। फरमान अब की बार उसके होंठों पर झुका था और उसकी गहरी होती सांसों को
اپنی سانسوں میں اتارتا چلا گیا تھا۔ محمل کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے وہ اس کا چہرہ اپنے بےحد قریب کیے ہوئے تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اس کے محمل کے گداز ہاتھوں میں پھنسا رکھی تھی۔ محمل آنکھیں موندے اس کی شدتیں برداشت کر رہی تھی۔ یہ شخص اچانک اس کے لیے اتنا ضروری ہو گیا تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ کل تک وہ اس کے خلاف نہ جانے کون کون سے ثبوت اکٹھے کرتی پھر رہی تھی، اس کی سب سے بڑی مخالف بنی ہوئی تھی، اور اب وہی اس کی سب سے بڑی جوگن بن چکی تھی، جسے فیمان کبیر خان کے سوا کچھ نہیں پتا تھا۔ کافی دیر بعد فیمان کو اس کی مدھم ہوتی سانسوں پر احساس ہوا تھا کہ وہ نازک جان ابھی اس کی شدتوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھی، مگر وہ آہستہ آہستہ اسے اپنا عادی بنانے والا تھا۔ آپ جانتی ہیں مسز، آج آپ کتنی حسین لگ رہی ہیں۔ فیمان نے اس کے کانوں میں پہنے جھمکے چھوتے اس کی لرزتی پلکوں سے سجی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا تھا۔ ہمیں ابھی نیچے جانا ہے پلیز۔ یہ شخص اس کی لپسٹک تو خراب کر ہی چکا تھا، مگر اس کے مزید خطرناک تیوروں کو دیکھ محمل کو بولنا ہی پڑا تھا۔ یہ آپ کے خیالات ہیں، مگر میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ فیمان اس کے اوپر سے اٹھا تھا۔ کیا مطلب؟ خرم کو اپنی دھڑکنیں رکتی محسوس ہوئی تھیں۔ آپ نے ابھی کہا میری ہر بات مانیں گی، آپ کوئی سوال نہیں کریں گی مجھ سے۔ فہمان اسے کلائی سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ آج آپ نے جو کیا ہے، آپ نے ابھی کہا میری ہر بات مانیں گے، آپ کوئی سوال نہیں کریں گے مجھ سے۔ فہمان اسے کلائی سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ آج آپ نے جو کیا ہے اس کے بعد ہمارے بیچ بہت بڑا فاصلہ پیدا ہو سکتا تھا۔ آپ میری زندگی میں آنے والی اور میرے دل تک رسائی پانے والی پہلی لڑکی ہیں۔ میرا پہلا نکاح میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، جو میں نے پورے ہوش و حواس میں کی تھی، اور اب اس غلطی کو اپنے ہاتھوں سے ختم بھی کر چکا ہوں۔ آج میں وہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں جس کے بعد آپ کبھی ہمارے بیچ کسی تیسرے کو لانے کی غلطی نہیں کریں گی، نہ کبھی ایسی کوئی سوچ آپ کے دل میں آ پائے گی۔ ہمارا اس کے دلنشین سراپے کو سر سے پیر تک دیکھتا اس کو لال کر گیا تھا۔ کیا؟ محمل کو اس کی باتیں خوفزدہ کر رہی تھیں۔ اس کی دھڑکنیں ایک دم سے تیز ہوئی تھیں۔ آپ سے آپ کو چھیننا چاہتا ہوں میں آج۔ میں نے آپ کو وقت دیا تھا خود سے محبت کرنے کا، کیا آپ مجھ سے محبت کر پائی ہیں؟ فہمان جھک کر اس کی سانسوں کی مہک اپنی سانسوں میں اتارتے ہوئے بولا تھا، نہیں، میں محبت نہیں کرتی آپ سے۔ محمل کے ہونٹوں سے گھبراہٹ کے عالم میں بے اختیار پھسلا تھا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج رات کے بعد آپ مجھ سے محبت کرنے لگیں گی، بس ایک بار خود کو میرے حوالے کر دیں۔ فہمان جانتا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرنے لگی تھی۔ فہمان نے حق رکھتے ہوئے بھی اس سے اجازت چاہی تھی۔ محمل نے آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ آج تک کبھی کوئی انسان مجھے بدل نہیں پایا، مگر آپ نے محمل قریشی کو تسر طبع بدل ڈالا ہے۔ آپ کی میری زندگی میں آنے سے میری زندگی پوری طرح سے بدل گئی ہے۔ محمل اس کے کشادہ سینے پر سر ٹکاتی سچے دل سے اس بات کا اقرار کر گئی تھی کہ اس شخص کے آنے سے اس کی ساری فکریں دور ہو گئی تھیں۔ پہلے ان کے بابا کے گھر میں ہی بند ہو جانے کی وجہ سے انہیں زیادہ لوگ پوچھتے ہی نہیں تھے، مگر اب ہر کوئی خود آ کر ان سے ملنے لگا تھا۔ اسے ہر وقت منہا اور زویا کے مستقبل کی فکر کھائے رہتی تھی، مگر فہمان نے آج اس کی وہ فکر بھی دور کر دی تھی۔ مینا کے لیے بہت اچھا رشتہ دیکھنے سے لے کر منگنی کا سارا ارینجمنٹ اسی نے کروایا تھا۔ ہر کوئی اسے مغرور گھمنڈی انسان کہتا تھا، لیکن کوئی اس وقت محمل قریشی کے دل سے پوچھتا کہ فہمان اس کے لیے کیا بن چکا تھا۔ فہمان اسے باہوں میں اٹھاتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ گاڑی میں اس کے مقابل بیٹھے محمل کی دھڑکنوں کی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ شاویر کو شہر کے لیے نکلنا تھا، مگر اس کا دل اناویہ کو اکیلے چھوڑ کر جانے پر نہیں مان رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ خود بھی جانتا تھا کہ اس کے مخالفین ہر جگہ بھرے پڑے تھے، جو اسے اور اناویہ کو الگ کرنا چاہتے تھے، مگر اب وہ اپنی بیوی کے مسکراتے چہرے کو پھر سے مرجھاتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس لیے اس نے اناویہ کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا تھا، جو جان کر اناویہ بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھتے شہر کے لیے نکل آئے تھے۔ شابیر کی گاڑی کے پیچھے اس کی گارڈ سی گاڑیاں موجود تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دشمن اس کے لیے ایک ہاتھ لگائے بیٹھے تھے۔ اس وقت اناویہ بھی اس کے ساتھ تھی، جس کی وجہ سے اسے زیادہ احتیاط کرنی تھی۔ اناویہ کی وجہ سے اس نے ڈرائیور کو ہٹا کر خود ڈرائیونگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنا یہ پہلا سفر بہت اچھے سے انجوائے کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے دشمن بھلا کہاں اسے اتنے سکون سے بیٹھنے دے سکتے تھے۔
अभी वो गांव की हदूद में ही था जब अचानक उसे वहां 6 गाड़ियों के एक काफिले ने आकर उनकी तीनों गाड़ियों को पूरी तरह से घेर लिया था। ये लोग कौन हैं? अनामिया ने घबरा कर शाबिर का बाजू थाम लिया था। हर तरफ उड़ती धूल मिट्टी मजीद खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। मेरे ससुराल वाले हैं। लगता है ये इन्हें मेरे हाथों अपनी दुर्गत बनवाए बगैर सुकून नहीं मिलने वाला। मैं ज़रा उनकी तबीयत सेट करके आता हूँ, मगर तुम किसी भी कीमत पर गाड़ी से नहीं निकलोगी। शाबिर उसकी जानिब झुककर उसे गाल को चूमता हिदायत करते बोला था, जब अनावे उसका बाजू थाम लिया था। नहीं, आप भी नहीं जाएंगे। अनावे उन गाड़ियों से निकलते इतने सारे असला बरादर अफराद को देख खौफ से जर्द पड़ी थी। उसे अपने नहीं शाबिर की फिक्र थी, जिसकी जान के दुश्मन बने हुए थे वो लोग। रिलैक्स नाव्या, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। असफंद यार जेल से फरार होकर आया है, सिर्फ मुझे मारने के लिए, ताकि मेरे बाद ये लोग अपनी सोर्सेज इस्तेमाल करके बाइज़्ज़त बरी हो सकें, जो मेरे होते हुए पॉसिबल नहीं है। उनकी गाड़ियों के इर्द गिर्द उनके गार्ड्स दीवार बने खड़े थे। इस वजह से अब तक वो लोग उन दोनों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। शाबिर ये बात भी अच्छे से जानता था कि उनका इरादा अनाविया को अगवा करने का था, क्योंकि वो लोग ये जानते ही नहीं थे कि शाबिर इस वक्त अनाविया के साथ है। ये लोग अनाविया को अगवा करके शाबिर को अपने पास बुलाकर ख़त्म करने का इरादा रखते थे, मगर शाबिर सुल्तान ने हमेशा उनसे आगे की चाल चली थी। शाबिर अनाविया को तसल्ली देता गाड़ी से निकल आया था। असवन जो अपने गार्ड्स के साथ असला उठाए अनाविया को गाड़ी से निकलने की हर्ष से अपनी जानिब कि उससे जानिब बढ़ रहा था, मगर गाड़ी से बाहर निकलते शाबिर सुल्तान को देख वो अपनी जगह पर ही साकित हुआ था। तुम? असफंदियार के चेहरे पर साया सा गुजर गया था। क्या हुआ साले साहब? मुझे देखकर इतने अफसरदा क्यों हो रहे हैं आप? मुझसे ही मिलने के लिए तो आपने ये जहमत की है ना, तो अब ये परेशानी का इजहार करने की क्या ज़रूरत है भला? शाबिर की नफरत आमिज़ सर्द निगाहें असफंदियार के रंग उड़े चेहरे पर बिखरी हुई थीं। जिस वक्त ना कुछ जिससे ना कुछ आ रहा था ना जा रहा था। शाबिर से नफरी में ज़्यादा होने के बावजूद भी खौफ असवंत के चेहरे के फैला हुआ था, क्योंकि वो शावेज की दहशत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। हर बार मेरी बीवी पर बुरी नीयत रख कर तुम समझोगे कि हर बार तुम्हारी बचत हो जाएगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरी बीवी को अगवा करोगे? शाविर धीरे धीरे आगे बढ़ा था, जबकि असवंत के कदम खौफ के मारे पीछे की जानिब जा रहे थे। वो जेल से भाग कर आया था। अगर पुलिस यहाँ आ जाती तो उसने वैसे ही पकड़े जाना था। इस वक्त उसने लड़ने के बजाय वहाँ से फरार होना ही मुनासिब समझा था, मगर शाविर सुल्तान का कोई मूड नहीं लग रहा था उसे फरार होने देने का। अपने मालिक की हालत देख उसके गार्ड्स भी हथियार फेंक चुके थे। अनाविया गाड़ी में बैठी ये सब देख रही थी। उसके शोहर ने बाकी सब के दिलों पर ऐसी खौफ की धाक बिठाई हुई थी। लोग उससे लड़ने से पहले 1000 बार सोचते थे, क्योंकि शाबिर सुल्तान की जानिब से की जाने वाली जवाबी कार्रवाई सहना किसी के भी बस की बात नहीं होती थी। अनाविया ने असवंद यार के चलने में लड़खड़ाहट सी महसूस की थी, क्योंकि वो ये नहीं जानती थी कि असवंद पहले भी शाबिर से पिट चुका था। अनाविया को खुद पर शदीद गुस्सा आया था। वो असवंद यार को अच्छा इंसान समझती थी, मगर एक शख्स की नीयत उसके मामले में इतनी घटिया थी। उसे अब समझ में आ रहा था, जो उसे किसी और की बीवी होने के बावजूद अगवा करने यहाँ आन पहुँचा था। शाबिर आगे बढ़ता उसे दबोच चुका था। शाबिर एक ब्लैक बेल्ट था, जिसके वार असफंद यार को कुछ लम्हों में ही आधमुहा कर गए थे। अनाया गाड़ी से निकलती उसके करीब आई थी और शाबिर का बाजू थामे वो उसे मज़ीद मारने से रोक गई थी। अनाया को गाड़ी से बाहर आता देख शाबिर का चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। उसका जितना कसूर था उसे सज़ा मिल चुकी है। आप प्लीज़ उसे मज़ीद मत मारें और पुलिस के हवाले कर दें। अनाया शाबिर का बाजू थामे बोली थी, जिस पर शाबिर ने झटके से पलटकर उसकी जानिब देखा था। तुम जानती भी हो कि ये शख्स तुम्हें यहाँ अगवा करने की नीयत से आया था। शाबिर को इस्लाम में भी अनाविया की असफंजार के लिए की जाने वाली तरफदारी शदीद इश्तियाल में मुब्तला कर गई थी। वो अच्छे से जानती है कि मैं उसे अगवा करने आने वाला हूँ। पिछले 2 दिन से उसे मैं यही मैसेज कर रहा हूँ। तुम बेशक अनाविया का मोबाइल चेक कर लो। तुम अब भी अनाविया को ज़बरदस्ती अपने साथ रखे हुए हो, मगर उसका दिल मेरे साथ है। तुम जैसे हसीले और बदलिहाज शख्स के साथ
भला कौन सी लड़की रहना चाहेगी जिसे गुस्सा करने और अपनी मनवाने के सिवा कुछ आता ही नहीं है। असफंजायार के मुंह से खून निकल रहा था, मगर इस हाल में भी मौका देखकर वो अपना तीर फेंक गया था, जो शावीर के उससे भरे तेवर देखकर लग रहा था कि एकदम निशाने पर लगा है। अनामे ने शाकी निगाहों से असफंजायार की जानिब देखा था। जिस शख्स पर वो रहम खाते अपने शोहर के सामने उसकी हमायत करने की बहुत बड़ी गलती कर गई थी, वही शख्स उसके घर में आग लगा रहा था। शावीर ऐसा नहीं है। शावीर की टिप की लहू टपकाती आंखें अनाव्या को खौफजदा कर रही थीं। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, पुलिस की गाड़ी का सायरन बजा था। अनाव्या, आप गाड़ी में जाकर बैठें। शावीर ने सर्द और सपाट लहजे में अनाव्या को वहां से जाने का कहा था। वो अनाव्या के सामने असफंजायार पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। अनाव्या जैसे ही वहां से पलटी, उसे असफंजायार की कराह सुनाई दी थी, जो सुनकर इस वक्त अनाव्या के दिल को सुकून मिला था। यही शख्स इसी काबिल था। उसे अब खुद पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था। उसने असफंजायार और इतने सारे गार्ड के सामने शावीर को क्यों टोका था? मेरी बीवी के बारे में यह बकवास करने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? तुम जैसे घटिया इंसान को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। खबरदार जो मेरी बीवी का नाम इसके बाद तुम्हारी ज़ुबान पर भी आया तो तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। और उस तक तो तुम कभी दोबारा रसाई करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अब सारी उम्र जेल में ही सड़ोगे तुम। शाहिर, जो शदीद मुश्तिल हो चुका था, असफंदियार को बुरी तरह पीटते वो अपने अंदर भड़क उठी आग को बुझाने की कोशिश करने लगा था। उसकी बीवी अभी भी उस पर एतबार नहीं कर पाई थी। ये बात उसके लिए कितनी अजियत का बायस थी, इस वक्त उसकी आंखों से साफ जाहिर हो रहा था। अनावे की आंखों में नमी उतर आई थी। जो शख्स हर जगह उसे सर उठाकर चलने के काबिल बना रहा था, वो बार बार उसी का सर झुकाने का बायस बन जाती थी। असफंदियार को पुलिस के हवाले करते शावीर वापस गाड़ी में आन बैठा था। उसके चेहरे के पथरीले उसके चेहरे के पथरीले तासरात बता रहे थे वो कितनी मुश्किल से अपना गुस्सा ज़ब्त किए हुए है। शाह, अनावे ने उसके बाजू पर अपना हाथ रखा था, मगर शावीर फुल स्पीड में ड्राइव करता उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहा था। मैं इस वक्त शदीद गुस्से में हूँ, प्लीज़ इस वक्त मुझसे दूर रहो। शावीर उसका हाथ अपने बाजू से हटाता सर तरीन लहजे में बोलता अनावे को मंजमंद कर गया था। अनावे की आंखों से आंसू टूट कर गिरे थे। शावीर, मेरी बात तो सुने एक बार। अनावे को उसको यूं इग्नोर करना बेचैन कर गया था, जब उसी लम्हे शावीर ने गाड़ी को ज़ोरदार आवाज़ में ब्रेक लगाते एक झटके से रोका था और अनावे को दोनों बाजुओं से थाम कर अपने से करीब किया था। हमेशा हर एक के आगे जीतता आया हूँ। आज तक मुझे मेरा कोई दुश्मन नहीं हरा पाया, लेकिन मेरी अपनी बीवी हमेशा बहुत बड़ी शिकस्त दो चार कर देती है। क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुम मुझे पर ज़रा सा एतबार नहीं कर सकती? 2 दिन से मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। अगर ये शख्स तुम्हें धमकियाँ दे रहा था तो मुझे क्यों नहीं बताया? अब मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि शायद मैं वाकई ही तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ जोड़ने पर मजबूर कर रहा हूँ और तुम एक समझौते के तहत मेरे साथ मौजूद हो। शाबीर की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थीं। अनाव्या ने उसे इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों से उसकी अज़ियत टपक रही थी। अनाव्या के दिल को कुछ हुआ था, मगर इस लम्हे ना तो वो कुछ बोल पाई थी और ना ही शावीर उसकी कोई बात सुनने के मूड में था। आज पहली बार अनाव्या को अपने इतने करीब करने के बावजूद उसने अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल नहीं किया था। वो अनाव्या को उससे दूर करता वापस से गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। उसके बाद दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। दोनों ही अपनी अपनी जगह अजियत का शिकार थे, जबकि इस बार कसूरवार सिर्फ और सिर्फ अनाव्या थी। लंबी मुसाफत तय करती गाड़ी एक बहुत ही खूबसूरत कॉटेज के गेट से अंदर दाखिल हुई थी, जो पूरी तरह से सब्ज़े से ढका हुआ था। वहाँ हर तरफ बहुत ही ज़्यादा पौधे लगाए गए थे। अनावे ये घर देखकर अपनी निगाहें नहीं हटा पाई थी। ये बिल्कुल उसके सपनों के घर जैसा था, जैसा घर उसे चाहिए था। उसे फूल पौधे बहुत ज़्यादा पसंद थे। इस घर का बड़ा सा लॉन था, जिसमें ढेरों फूल लगाए गए थे। घर की बिल्डिंग फूलों की खूबसूरत बेलों से ढकी हुई थी। अनावे ने शावीर की जानिब देखा था, जो बिना उसकी जानिब देखे गाड़ी से निकल गया था। अनावे का मूड बहुत ज़्यादा खुशगवार हो चुका था। शावीर के तेवरों से उसका दिल धड़का गए थे।
اس کا اس کا پیا اس سے روٹ چکا تھا، وہ بھی اس کی نادانی کی وجہ سے۔ کب تک ایسے ہی غلطیاں کرتی آؤ گی اناویا؟ اور کب تک یہ شخص تمہیں معاف کرتا رہے گا؟ اناویا وہیں پھولوں کے بیچ بنے بینچ پر بیٹھتی خود کو بری طرح سے لتاڑنے لگی تھی۔ میں نے بہت غلط کیا ہے، مگر اب میں ہی مناؤں گی آپ کو۔ آپ مجھے اپنے قریب زبردستی لائے تھے، مگر اب آپ کو یہ زبردستی اور استحقاق بھرا انداز میری زندگی کا نشہ بن چکا ہے، جس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو پائے گا۔ اناویا شدید ندامت کا شکار تھی۔ وہ جانتی تھی اس نے شاویر کو بہت زیادہ ہرٹ کیا ہے، مگر اب وہ اسے اپنے طریقے سے منانے کا ارادہ بھی رکھتی تھی اور خود سے ایسی کوئی بھی غلطی کرنے کا عہد کر گئی تھی۔ بی بی جان، کھانا لگ چکا ہے، آپ آ کر کھانا کھا لیں۔ ملازمہ نے اس کے قریب آتے پیغام دیا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اناویا نے درمیانی عمر کی خاتون کو دیکھتے پوچھا تھا۔ سکینہ نام ہے میرا، ملازمہ نے مدبانہ لہجے میں جواب دیا تھا۔ اس گھر میں کون کون رہتا ہے؟ اناویا کے سوال پر ملازمہ نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ جی یہاں تو صرف صاحب جی رہتے ہیں، ملازمہ نے فوراً جواب دیا تھا۔ اور کون آتا جاتا ہے یہاں؟ اناویا جو پوچھنا چاہتی تھی وہ ٹھیک سے پوچھ نہیں پا رہی تھی۔ سکینہ جاؤ یہاں سے، اناویا جو بڑی رازداری سے اسے پوچھ رہی تھی۔ شاویر کی بھاری آواز کانوں میں پڑتے ہی وہ اپنی جگہ سے اچھل گئی تھی۔ جا کر کھانا کھا لو اناویا شاویر سلطان، اور میرے بارے میں آئندہ جو بھی انکوائری کرنی ہو برائے مہربانی مجھ سے ہی کرنا۔ شاویر اس پر گہری تنبیہی نگاہوں سے گورتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اناویا ایک بار پھر سے شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے منانے کے بجائے مزید ناراض کر گئی تھی۔ حورم ایک نگاہ نیم تاریکی میں ڈوبے کمرے پر ڈالی تھی جب اسے مصطفیٰ اپنے مخصوص انداز میں صوفے پر نیم دراز ٹانگ سامنے پڑے ٹیبل پر رکھے نظر آیا تھا۔ وہ آنکھیں موندے سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ اس کا دایاں پیر اضطراری کیفیت میں ہل رہا تھا، جبکہ روشن پیشانی پر بھی شکنوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ حورم دھڑکتے دل کے ساتھ دبے پاؤں اس کی جانب بڑھی تھی۔ وہ اس وقت اپنے مہندی کے لباس میں ہی ملبوس تھی۔ پیروں کی مہندی خراب ہونے کے خیال سے اس کے شرارے کو کافی اوپر چڑھا رکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کی دودھیاں پنڈلیاں نمایاں ہو رہی تھیں۔ بازو سے بھی سلیوز کو کہنیوں تک چڑھا رکھا تھا۔ دودھیا گداز بازو پوری طرح سے مہندی سے سجے بے پناہ حسین منظر پیش کر رہے تھے۔ حرم چلتی اس کے پیروں کے قریب آتی زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ آنکھیں موندے بیٹھا مصطفیٰ اس کے روم میں پہلے قدم رکھنے پر ہی اس کی آمد سے باخبر ہو چکا تھا، مگر اس نے جان بوجھ کر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ لیکن جھٹکا تو اسے اس وقت لگا تھا جب حرم اس کے پیروں کو اپنی مہندی لگی گداز ہتھیلیوں میں تھامتی ان پر اپنا چہرہ ٹکا گئی تھی۔ حرم یہ کیا حرکت ہے؟ مصطفیٰ فوراً سیدھا ہوتا اس کی گرفت سے اپنے پیر نکال گیا تھا، جب حرم وہیں زمین پر بیٹھتی روتی چلی گئی تھی۔ حرم تم ایسا کیوں رو رہی ہو؟ کیا کچھ ہوا ہے کیا؟ مصطفیٰ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے مقابل آتا اسے کندھوں سے تھام کر زمین سے اٹھا چکا تھا۔ پھولوں کے زیورات کے بیچ اسے وہ مرجھایا ہوا سب سے حسین پھول لگ رہی تھی، مگر حرم اس کی بات کا جواب دیے بغیر اس کے سینے سے لگتی اس کے گرد اپنے نازک باہوں کا حصار قائم کر گئی تھی۔ مصطفیٰ کے لیے اس کا یہ انداز بالکل انوکھا تھا۔ حرم کے انداز میں آج نہ تو کوئی نفرت تھی اور نہ ہی وہ اس سے دوری قائم کرنے کے موڈ میں تھی۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے روئے جا رہی تھی۔ جب اس کے کافی دیر رو لینے کے بعد مصطفیٰ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اس کا چہرہ اپنے سینے سے اٹھا کر اپنے مقابل کیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اپنے ہونٹوں سے اس کے آنسو صاف کرتے مصطفیٰ نے اسے گھورا تھا، جو ابھی بھی ہولے ہولے سسک رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، میں بہت بری ہوں، میں آپ کی محبت کے قابل بالکل بھی نہیں ہوں۔ حرم اس کی شرٹ کے بٹنوں کو چھیڑتی منہ بسورے بولتی مصطفیٰ کو بے پناہ حسین لگی تھی۔ بری تو تم بہت زیادہ ہو حرم پیرزادہ، معاف تو میں تمہیں کبھی نہیں کروں گا۔ ہاں مگر محبت والی بات ذرا غلط ہے۔ مصطفیٰ پیرزادہ کی محبت اور دیوانگی کے قابل صرف حرم پیرزادہ ہے۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے مصطفیٰ اس کے بہتے آنسوں کو اپنے ہونٹوں سے چنتا حرم کا چہرہ مزید لال کر گیا تھا۔ میں سیریس ہوں اس وقت،
خرم نے اس کے خوبرو وجیہہ چہرے کو ہفکی بھری نگاہوں سے گھورتے کہا تھا، مگر میں اس لمحے سیریس ہونا نہیں چاہتا، کیونکہ میرا سیریس ہونا تم پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ مصطفیٰ اس کے دلنشین روپ پر چوٹ کرتا اسے احساس دلا گیا تھا کو اس وقت کس حلیے میں اس کے اتنے قریب کھڑی ہے۔ جاری ہے۔ جی پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب ایپیسوڈ ریگولر پوسٹ ہوں گی، ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔